तो आज के प्लान में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डे 7। कौन सा? तो डे 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले डे 1 से लेके हम लोगों ने डे 6 तक को डिस्कस किया है, ठीक है। डे 1 to 6 ऑलरेडी डिस्कस्ड है और इसकी वीडियो ठीक है, इसकी ऑलरेडी आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, डे 7 को शुरू करते हैं। और डे 7 को शुरू करने के क्रम में जो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो रॉलेट एक्ट से है, ठीक है। डे 7 में हमारा मुख्यतः डिस्कशन किन बातों को लेकर होगा? तो इसमें आप जालियांवाला हत्याकांड देखोगे, हंटर कमेटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह जो आती है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन आपका शुरू होगा, असहयोग आंदोलन शुरू होगा, स्वराज पार्टी का गठन होगा, और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से कुछ प्रश्न आपके पिछले क्लास में भी थे, लेकिन मूलतः आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। रॉलेट एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कभी भी अपील नहीं की जा सकती थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपने देखें, न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे, आपके दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा आपका खतरनाक कानून था। इसको काला कानून के अंतर्गत इसको रखा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन सही है। भारतीयों द्वारा कड़ाई से इस नियम का विरोध करने के बाद भी इसे लागू कर दिया गया। भारतीयों ने इसमें ब्लैक लॉ मतलब काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र मतलब प्रतिक्रिया की। इस कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वो किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है, ठीक है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कानून 1919 में बनाया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ, इस एक्ट के तहत गिरफ्तार जो होता था, जो व्यक्ति जो भी गिरफ्तार हो गया, उसको तो किसी प्रकार का अपील करने का अधिकार नहीं था। तो गिरफ्तार करके उनको कितने वर्षों तक रखा जा सकता था जेल में, ठीक है, बिना किसी अपील के? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष तक उनको रखा जा सकता था, बताइए। गिरफ्तार करके कितने वर्षों तक कैद करके रखा जा सकता था, बताइए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 4 वर्ष? 2 वर्ष होगा, ठीक है। 2 वर्ष तक कैद करके रखा जा सकता था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। 2 वर्ष तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। मुख्यतः इसका उद्देश्य अगर पूछेगा ना, इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवादी भावना को क्या करना? कम करना, ठीक है। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रॉलेट कानून के अंतर्गत सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी, बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, इस कानून को काला अधिनियम तथा आतंकवादी अपराध गतिविधियों के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, ठीक है। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ठीक है। सत्याग्रह सभा, ध्यान में रखेगा, असहयोग आंदोलन से पहले का समय है। सरकार को केवल डाउट हो जाता तो ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोध मतलब काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, ठीक है। तो कोई भी कथन की बात करेंगे इसमें गलत नहीं है, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। गांधी जी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए जिस सत्याग्रह सभा की स्थापना की, इसके अन्य सदस्यों में कौन थे? तो इसका नाम ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो लाला दास थे, फिर द्वारका दास थे, शंकर लाल वैकर थे, उमर सानी थे, बीजी हरमिनन आदि शामिल थे। क्या बताइए? जी सर, वही बोला मैंने। हाँ, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। और सत्याग्रह सभा की स्थापना असहयोग आंदोलन से पहले की गई थी, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट हो जाता है सत्याग्रह के बाद। रॉलेट एक्ट बोलता हूँ, केवल जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रहियों ने 6 अप्रैल 1919 की तारीख को चुनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 अप्रैल 1919 की तारीख को चुना गया था सत्याग्रह सही करने है। के लिए, ठीक है, बिल्कुल। 1 सप्ताह के बाद आपकी जलियांवाला हत्याकांड हो जाती है। और सत्याग्रही जब अपने चरम पे रहते हैं तो पूरे पंजाब में क्या लगा दिया जाता है? मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ होता है सैनिक कानून। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ लगाने का प्रावधान करती है, बता सकते हैं? आर्टिकल्स नंबर, एनीवन? ठीक है, 34,
ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 34 है। फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो 13 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 12 से 35 कहते हैं ना, लेकिन मुख्य रूप से 13 से 32 तक है। 33, 34, 35, ठीक है, ये ध्यान में रखें, अलग है। 35 कहता है भाई साहब केवल फंडामेंटल राइट में संशोधन वगैरह करने या फिर नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। 34 में क्या है? तो सैनिक शासन है, मार्शल लॉ है। ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया तो मार्शल लॉ के दौरान किस प्रकार के नियम वगैरह काम करेगी। ठीक है, तो मुख्यतः शक्ति किसके हाथों में आती है? तो आपको ध्यान में रखना है, सैनिक के हाथों में रखती है। ठीक है, तो पंजाब में क्या लगाया गया था? मार्शल लॉ लगाया गया था, लेकिन पंजाब में कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, तो इसीलिए लोग 13 अप्रैल के दिन मतलब कहाँ चले गए? जालियांवाला बाग में चले गए थे। ठीक है, दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, दोनों व्यक्ति का नाम पता ही होगा, डॉक्टर सफेदुद्दीन। जी, ऐसे किचलू थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, किचलू साहब थे और सत्यपाल सैफुद्दीन मलिक। थे। ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक नहीं था, डॉक्टर सत्यपाल मलिक नहीं फिर था। डॉक्टर ठीक है, सत्यपाल, जी सत्यपाल मलिक तो बिहार का राज्यपाल रहे थे। ठीक है, सीधे डॉक्टर सत्यपाल अच्छा। थे और सैफुद्दीन किचलू थे। ठीक है, एक सिख थे और एक क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, और पंजाब में था राष्ट्रवाद का एक लहर मतलब उग रहा था। ठीक है, और ऑलरेडी राष्ट्रवाद को ये लोग बहुत पहले दबा चुके थे, फिर मतलब राष्ट्रवाद अपने नए चरम से उठ रहा था, तो इन लोगों को लगा कि हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए सैनिक रूल को लगा दिया। ठीक है, तारीख की गलतफहमी के कारण दिल्ली में 2 अप्रैल को ही हड़ताल आयोजित की गई, जिसके कारण काफी हिंसा भड़क गई। जन्म की ये कथन गलत है। गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया कि सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने दे दिया, उन्हें बंबई भेज दिया। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सत्याग्रह सभा की बात करेंगे तो सत्याग्रहियों के द्वारा वहां पे 6 अप्रैल 1919 की तारीख मुकर्रर की गई थी। अब पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर क्या नाम सैफुद्दीन किसली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित की गई शांतिपूर्ण सभा पर जनरल आर डायर, ठीक है, आर्ट का मतलब रेनॉल्ड होता है। ठीक है, एक और माइकल ओ डायर था। ठीक है, जनरल आर डायर था। तो माइकल ओ डायर की बात करेंगे, पंजाब का प्रांतीय गवर्नर था वो। ठीक है, मतलब गवर्नर उनका सेंट्रल में होता, जिनको वायसराय कहते थे, स्टेट को भी चलाने के लिए क्या होता? गवर्नर होता, तो वो था। ठीक है, और आर डायर की बात करेंगे तो वहां पे ब्रिगेडियर था, मतलब आर्मी उसके हाथों में थी। इस समय सैन्य कमांडर। हाँ, सैन्य कमांडर कह सकते हो आप। माइकल ओ डायर जो था इसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, और जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो एक चार दीवारी था। ठीक है, अब बहुत ऊंची ऊंची उसकी दीवारें थी और कोई बाग नहीं था। बाग के नाम पे उसमें से मुश्किल से एक या दो पेड़ रहे होंगे। और साथ में आप देखोगे तो वहां पे एक कुआं था, निकलने की एक ही रास्ता था। ठीक है, इसीलिए भगदड़ जब मचती है ना तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और निकलने का रास्ता ऐसे भी नहीं बचेगा क्योंकि जिस रास्ते से सेना ने एंट्री किया था, ठीक है, तो निकलने का रास्ता वही था, तो सेना ही उस गेट पे खड़ी थी। तो सभी लोगों ने दीवार को फाड़ने की कोशिश किया, जो कि काफी हाइट पे थी, संभव नहीं था। तो बहुत लोग जान बचाने के लिए जब 1600 राउंड फायरिंग की गई, ये बहुत बड़ी डाटा है, 1600 राउंड फायरिंग की गई, तो बहुत सारे लोगों ने कुआं में कूद कर ही मतलब अपनी जान दे दी। ठीक है, मतलब उनको लगा कुआं में कूद जाएंगे बच जाएंगे, लेकिन कुआं में कूदने की वजह से उनकी जान चली गई। ठीक है, एक सरकारी रिपोर्ट बात करेंगे तो 379 लोगों को बोला गया था, 379 लोग मारे गए हैं। ठीक है, लेकिन एक कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी जिसका नाम तहकीकात कमेटी, तो तहकीकात कमेटी के हिसाब से अगर बात करेंगे 1000+ लोगों की मतलब मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? तहकीकात कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, तो क्या बताएंगे? मदन मोहन कांग्रेस मालवीय। के तो बिल्कुल मदन मोहन मालवीय जो थे तहकीकात कमेटी को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। ठीक है, इनमें सदस्य जो थे गांधी जी भी थे। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया सदस्य सर, तहकीकात समिति में आपका मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और तैयब जी भी शामिल थे ना? हाँ, वो भी शामिल थे, गांधी सदा जी भी समीक्षा शामिल थे, बोले। बिल्कुल। ठीक है, और तैयब बास जी भी तैयब थे, भी थे। मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, गोकुल लेकिन चाइल्ड लीड जो कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष क्या मदन थे? मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी, मदन बिल्कुल। ठीक है, अध्यक्ष। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ध्यान रखें, केलकर साहब थे, और ध्यान रखेंगे तो आईवी सेन साहब थे। ठीक है, तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 में के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन दो व्यक्ति को चुना गया था? तो एनसी केलकर और दूसरा आईवी सेन, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये अमृतसर का अधिवेशन जो था 35वां अधिवेशन था। ठीक है, कितने नंबर का अधिवेशन था? 35वां अधिवेशन था।
अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु एनसी केलकर और आईवी सेन को सहयोग हेतु चुना गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता अमृतसर वाला को किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का इस व्यक्ति ने क्या किया था? विरोध किया था। 1920 में कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। ठीक है, जिन्ना 1920 तक कांग्रेस में था, 1920 में कांग्रेस को छोड़ देता है। हालांकि असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले में एनी बेसेंट भी शामिल थे। ठीक है, तो जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी और असहयोग आंदोलन की भी विरोध किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में इनका कहना था कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिंपल सी बात था भाई, खिलाफत में क्या था? मुस्लिम नेताओं का उदय हो रहा था, हर जगह से मुस्लिम नेता का उदय हो रहा था। इस व्यक्ति का इच्छा क्या था? से हम पूरी तरीके से मतलब क्या बनाए, मुस्लिम समाज में का एक ही नेता रहे और एक अधिकार बना कर रखे। ठीक है, इस वजह से मतलब इसने क्या किया? गांधी जी को निंदा किया से आप मतलब क्षेत्रीय मुस्लिम नेताओं को भड़का रहे हो, आगे चल के गलत परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, और गांधी जी भी चाहते थे मुस्लिम का कोई एक नेता नहीं रहे, क्योंकि जिन्ना को ये भाप चुके थे, इसलिए चाहते थे कई जगह पे मतलब छोटे छोटे स्तर पर मुस्लिम नेता का जन्म हो। पंजाब में हो चुका था, बंगाल में हो चुका था, बिहार में भी आप देखोगे तो बहुत सारे मुस्लिम नेता आ चुके थे, ताकि जिन्ना के एक अधिकार को तोड़ा जाए। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, दिल्ली 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन किस तरीके से चलेगा उसका निर्णय कहाँ पे लिया गया, तो क्या बताओगे? ठीक है, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन तो बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी 1919 में। एक खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चलेगा, मुख्यतः खिलाफत की क्या प्रक्रिया होगी, इसकी इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वो सेकेंड अधिवेशन था, लेकिन मेनली उसको माना जाता खिलाफत को लेकर। बता सकते हो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से चलेगा इसकी निर्णय ली गई थी। हालांकि खिलाफत कमेटी का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। मतलब खिलाफत का नेता गांधी जी को घोषित किया गया था, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो उनकी मृत्यु कब 1920 में हो गई थी? ठीक है, तो उन्होंने अमृतसर अधिवेशन 1919 को पार्टिसिपेट किया था। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की दिन थी। ठीक है, इसलिए आप देखोगे असहयोग आंदोलन में एक कोष, असहयोग आंदोलन के दौरान एक कोष बनाया गया, तो कोष का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? तिलक कोष। क्या नाम था? तिलक कोष था। ठीक है, तिलक कोष क्यों बनाया गया था? क्योंकि तिलक कोष में लोग दान देते थे, और इसी दान के पैसे से ठीक है असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चलेगा, भाई पैसे तो खर्च होंगे ना, तो उसके लिए किया गया था प्रावधान। सभी प्रांतों को एक लक्ष्य दिया गया था, तो आपको इतना पैसा आपको इकट्ठा करके देना। बताइए बिहार को कितना पैसे के लिए लक्ष्य मिले था? एक्चुअली मुझे डाटा नहीं है, अब बिहार ने लगभग उसके आसपास करके भी दे दिया था। ठीक है, तो बिहार को कितने का लक्ष्य दिया गया था, इतना पैसा आपको देना है तिलक कोष में, जरा चेक करके बताइए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ एक्चुअली मुझे याद नहीं है, 63-64 लाख के कुछ ऐसा ही होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी की बात करेंगे तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया, और तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी। ठीक है, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा और केसरी निकाला। मराठा की बात करें अंग्रेजी में, केसरी की बात करेंगे तो मराठा में था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, बीके चिपुलकर तथा एमबी नामोजोशी प्रमुख थे। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तिलक और चिपुलकर जी का नाम ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, यह अधिनियम पहली बार केंद्र में द्वैत शासन की योजना का परिचय देता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में नहीं था, कहाँ पे था? कहाँ पे था? प्रांतों में। प्रांतों में। केंद्र में कब होगा? केंद्र में कब होगा? 1935 में, 1935 में। हाँ, एक ही बार बोलना है 1935। ठीक है, आवाज आ जाती है मेरे तक। ठीक है, इसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया। कितने कथन गलत है? तो 2 कथन गलत है। क्यों? तो इसमें से दूसरा कथन कौन सा गलत है? पहला तो मैंने बोला ये गलत है, दूसरा बताओ कौन सा गलत है? ये सरकार, ये प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया, ये है ना? ये गलत होना चाहिए, जो किसने पहले बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया, तो 1909 के एक्ट में विनोद है ये। नहीं, 9 में हुआ था। हाँ, 3 नंबर गलती है। ठीक है, पहली बार संप्रदाय आपका गलत है। ठीक है, तीसरा वाला क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। वैसे देख लेता हूँ आंसर क्या है इसका। हाँ, तीसरा कथन गलत है। इसमें सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और
यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया। ठीक है, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया किसमें गया, तो आएगा 1919 या 1935 के एक्ट में। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक कब बढ़ाया गया, तो 1919 के एक्ट में। बोलेगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया कब किया गया, तो सबसे पहले 1909 में। लेकिन बोलेगा बढ़ाया कब किया गया, तो 1919 में भी था, 1935 में भी था। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ाया किसमें गया था, तो 1919 के एक्ट में था। रीजन, इसमें सिखों को दे दिए, भारतीय ईसाई को दे दिए, एंग्लो इंडियन को दे दिए, यूरोपीय लोगों को दे दिए। लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसको नहीं दिया गया था, किस धर्म के लोगों को, तो बौद्ध और जैन होगा। क्या होगा, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ठीक है, सरकार ने अधिनियम 1919 में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया था और इसमें मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथा कथन सही, इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधायकों को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए भी अधिकृत किया था। ठीक है, रॉलेट समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, रॉलेट समिति 1918 में नियुक्त राजद्रोह समिति थी। तो कब होगा, गलत है तो कब होगा, रॉलेट समिति कब बनाएगा, 1917 बिल्कुल ठीक है, 1970 में बना तो बच्चे। ठीक है, और सरकार को रिपोर्ट इसने कब सौंपी थी, 18 मार्च 1919। ये सरकार के रिपोर्ट आई थिंक के 18 में तो नहीं दिया था साहब, अच्छा दे दिया था क्या, 19 में रिपोर्ट एक्ट बाद पारित में दिया रिपोर्ट, हाँ देख लेंगे। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। समिति का अध्यक्ष रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना था। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही, तो ध्यान में रखेगा, तो आपको ध्यान में रखेंगे दूसरा नंबर कथन की बात करेंगे, सही है। समिति का उद्देश्य रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना था, यह आपका गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है कि रॉलेट समिति 1917 में नियुक्त एक राजद्रोह समिति थी, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। उसके बाद बात करेंगे, यह कथन सही है, इस समिति के अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। तीसरा वाला, समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक आतंकवाद के मूल्यांकन करना था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता सिडनी रॉलेट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन कर रहे थे, सिडनी रॉलेट की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसको आपको कब बनी थी, ये बनी थी कब, तो 1917 में बनी थी। ठीक है, हाँ, रॉलेट एक अधिनियम में से किस ब्रिटिश नीति को आधार पर प्रख्यापित किया गया था, ध्यान रखेंगे, धर्मपंथियों के एकजुट करने और उग्रवादियों को अलग थलग करने के लिए ये नीति बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारा नीति है, छोड़िए, एक बता अधिनिष्ठ संघ की नीति की बात करेंगे, 1835 से लेके 1858 से लेकर 1935 तक रही थी। अधिनिष्ठ अलगाव की नीति की बात करें 1813 से लेकर 1857 तक रही थी। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का प्रचार नहीं किया, जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा हुई। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 5 अप्रैल 1919 को हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से सत्याग्रह तिथि भी कहा जाता है। ठीक है, 6 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, किचलू और सत्यपाल नामक दो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण हुआ। जलियांवाला हत्याकांड जांच के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, ध्यान रखेंगे, तो केवल एक कथन सही है। पहला वाला कथन तो सही है, गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का प्रचार नहीं किया, जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा हुई। रीजन क्या था, तो गांधी जी को पंजाब में एंट्री नहीं करने दिया जाता है, रोक दिया जाता है ना पंजाब में जाने से। गांधी जी लोगों को समझाने के लिए पंजाब में जाते हैं, लेकिन गांधी जी को पंजाब में एंट्री नहीं किया जाता है, इस वजह से मतलब क्या लीडरलेस हो गया। दिखा के, हाँ। उसके बाद बात करेंगे, दूसरा रीजन ये था, से आप देखोगे से दो प्रमुख नेता जो थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जो कि मतलब आंदोलन क्या हो जाता है, लीडरलेस हो जाता है। ठीक है, और ये 6 अप्रैल को हुई थी। और ये आप देखोगे, ये जो रॉलेट मुख्यतः आप देखोगे तो किचलू और सत्यपाल नामक दो नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से आप देखोगे कि पूरी तरीके से नहीं हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने दो गिरफ्तारी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर गोलाबारी हुई, जो नरसंहार में क्या था, बदल गया था। ठीक है, और दूसरा इसलिए गलत है कि रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुई थी, न कि 5 अप्रैल। ठीक है, चौथा क्यों गलत है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति नियुक्त, जिसे हंटर कमेटी कहा गया, हंटर कमेटी कहा गया। हंटर आयोग शिक्षा व्यवस्था संबंधित है, बड़ा दिक्कत वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, हंटर कमीशन नहीं होगा। ठीक है, हंटर कमेटी होगा, मतलब थोड़ा सा तो मतलब क्या कर दिया, गलती कर दिया। ठीक है,
हालांकि ईश्वर के पास नहीं देना चाहिए, ठीक है। कमेटी क्या होगा, ये आपका जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर कमीशन की बात करेंगे। हंटर कमीशन कब आया था बता सकते, जो कि शिक्षा से संबंधित था? एग्जैक्ट एनीवन? 1882 1882 है में। क्या? ठीक है, जी। रिपन के समय में था ये 1882 में। ये शिक्षा से संबंधित है। कमीशन अगर लग गया शिक्षा, प्राथमिक कमेटी शिक्षा अगर से लग था। गया, हाँ ठीक है, कमेटी अगर लग गया तो कमेटी में क्या हो जाएगा, तो कमेटी में आपका ध्यान में रखेंगे तो वही, ठीक है, जलियांवाला बाग से संबंधित होगा। ये भी टॉपिक की बात करेंगे, आपका क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो कि जलियांवाला बाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल ओ डायर ने अंजाम दिया, ठीक है। जनरल ओ डायर नहीं था, जनरल आर डायर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत हो गया ना, 13 अप्रैल 1919 को था, ये गवर्नर यहाँ पे नाम गलत दिया है, तो माइक जनरल ओ डायर नहीं होगा, जनरल आर डायर होगा। क्या होगा? आर डायर होगा, ओ डायर नहीं होगा, ठीक है। 68 बीपीएससी में आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था, ओ डायर और आर डायर में। अमृतसर शहर का प्रशासन 10 अप्रैल 1919 को सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आर डायर को सौंप दिया गया था, ये सही है। और जब सैनिक शासन लागू हो जाता है, ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो आप पूरी तरीके से निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, तो आर्मी चीफ के पास होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। जनरल आर डायर के द्वारा मतलब क्या इसको मतलब किया गया था, न कि जनरल ओ डायर के द्वारा। ओ डायर कौन थे, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आर डायर कौन थे, आर्मी थे, ठीक है, आर्मी चीफ थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ब्रिगेडियर था, सैन्य अफसर की बात करेंगे, ब्रिगेडियर था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्न से कौन सा कथन की बात करेंगे, तो सही नहीं है, ठीक है। दीनबंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा, ठीक है। दीनबंधु एंड्रूज को निक नाम, लोकप्रिय नाम क्या है जिनको प्यार से कहते हैं? दीनबंधु एंड्रूज का क्या कहते हैं उनको? दीनबंधु ही कहते हैं ना उनको। एक दीनबंधु एक देशबंधु है, ठीक है। इनका पूरा नाम सीएफ एंड्रूज है। क्या है इनका? सीएफ जी एंड्रूज है ना इनका, ठीक है। जी सर, ये और फैंड्रोस इनको क्या, नाम था दिन बंधु हाँ, का थी। दीनबंधु। एक देशबंधु कौन है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी है, ठीक चित्तरंजन है। दास। तो दीनबंधु एंड्रूज को इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा, तो ध्यान रखेंगे आपका सही है। इस नरसंहार को मांटेगू ने निवारक हत्या कर तीव्र आलोचना की, ठीक है, ये भी आपका सही, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अब पंजाब का ब्रिगेडियर की बात करेंगे तो जनरल ओ डायर था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड कैमरून थे, नहीं, गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे, क्योंकि लॉर्ड जॉर्ज जो थे लॉर्ड फर्स्ट जॉर्ज। वर्ल्ड वार के समय, प्रथम वर्ल्ड वार के समय कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज ही थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जब होता है ब्रिटेन में, तो उस समय कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज ही थे, ठीक है। इस कांड के समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और मांटेगू कौन था, तो मांटेगू भारत सचिव था। क्या था मांटेगू, क्या था, भारत सचिव। क्या था, सेक्रेटरी ऑफ भारत सचिव था, स्टेट। ठीक है। हाँ, इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से भारतीय संसद शंकर नारायण ने क्या क्या इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि मतलब लौटा दी। सर की उपाधि किसे लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लौटाने के लिए प्रोसेस क्या होता था, ब्रिटिश जो राजा जो था उस समय उनको लिखना पड़ता था, ठीक है, ऐसे नहीं लौटा देते थे। मतलब एक बाजाबते के से लौटाने का प्रोसेस। अगर आपको अभी कोई उपाधि लौटाना होगा तो किसे लौटाओगे? मान लीजिए आपको कोई उपाधि मिल जाती है बनते हुए, कोई उपाधि तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, अवार्ड वगैरह मिलेगा, मतलब पद्म भूषण पद्म अवार्ड विभूषण मिल जाएगा, तो किसे लौटाओगे? ठीक है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति को लौटा, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को को। लौटाओगे। तो उस समय ब्रिटिश जो किंग या फिर क्वीन जो होते थे उनको लौटाया जाता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 12 अच्छा तरीके से लिखा है, वो लेटर है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा क्या है और क्या क्या लिखा था उसमें, बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, कभी पढ़ना आप, ठीक है। इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा, अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह था, ठीक है। और ये दुराचारियों ने अभी तक माफी नहीं मांगा है, ठीक है। हर साल, मतलब अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2019 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने, मतलब संयुक्त पाकिस्तान ने बोला था, भारत ने तो नहीं, माफी मांगने के लिए बोला गया था, लेकिन माफी नहीं माना था, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे नरसंहार की घटना के बाद यहूदियों का जो नरसंहार जो हुआ था जर्मनी ने किया था, अभी तक माफी मांगता है वो लोग, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने कहा कि पंजाब को कमबख्त शत्रु देश मान लिया गया,
जिसे अभी विजिट किया गया हो, वहां के निवासियों को उपयुक्त सजाएं देकर ऐसा सबक सिखाए कि वो सरकार को चुनौती देने और उनकी आलोचना करने के सभी इरादों से बाज आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा, जलियांवाला बाग ने देश में आग लगा दी। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो प्रारूप लिखने, देखिए गलत मत कीजिएगा, प्रारूप लिखने का कार्य जो था, ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी प्रारूप भी लिखा था, हॉस्पिटल का दौरा किए थे, जगह जगह पे घर घर जाकर मतलब जानकारी भी जुटाई थी। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो क्या बताओगे आप, अध्यक्षता किसके पास थी? तहकीकात कमेटी की। ठीक है, तो मालवीय साहब के पास। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की जांच समिति का रिपोर्ट का प्रारूप लिखने के कारण महात्मा गांधी को सौंपा गया। महात्मा गांधी घर घर का दौरा करते हैं, हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, ठीक है, लोगों से मिलते हैं और जो डाटा जो देते हैं तो सौंपते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। ध्यान रखें, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू भी क्या थे, इसके सदस्य थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल और डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो किसने मार दिया, तो उधम सिंह। ठीक है, उधम उधम सिंह ने सिंह मार दिया। कब इनकी, उधम सिंह ने हत्या कब की इसकी? 13 मार्च 1940 को। 1940 ठीक है, 1940 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमारे 1940 को इसकी हत्या, 40 को इसकी हत्या की गई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। ठीक है, लंदन में ही फांसी इनको दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैयों को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं का मतलब बहिष्कार शामिल था। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे इसका अध्यक्षता, तो इसका अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। ध्यान में रखेंगे, अध्यक्षता किसने की थी 1919 वाला का, गांधी जी। और दूसरा सम्मेलन कहाँ पे होता, अभी जस्ट मैंने पहले बात बताया था, इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में, जहाँ पे इलाहाबाद निर्णय लिया जाता है खिलाफत को किस प्रकार से चलाया जाए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। मई 1920 में तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। 1920 में नहीं हुई थी सेवर्स की संधि, 1919 में ही हुई थी सर। ठीक है, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जो बात मैंने अभी आपको बताई। इलाहाबाद अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 20 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, पूछा गलत कथन कौन सा है, तो केवल डी लिया। सेवर्स की संधि एक बार चेक कीजिएगा, 1920 है कि 1919 है, वर्षाई की 1919 में हुई अगस्त थी, 1920 है। 20 ही, ठीक सिवर्स अगस्त 1920 जी। ठीक 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 है। चलिए, तो सारे के सारे कथन है, बाकी डी नंबर ऑप्शन की बात कहीं गलत है। क्यों गलत है, कि 20 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये गलत है। खिलाफत कमेटी ने औपचारिक तौर पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त 1920 को की थी। ठीक है, खिलाफत के साथ साथ क्या चलने लगा, असहयोग के साथ साथ क्या चलने लगा, खिलाफत चलने लगा, कि गांधी जी दोनों को मर्ज कर दिया। और उसके बाद आप देखोगे, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था 1922 में, तो खिलाफत साथ साथ रन हो रही थी, तो खिलाफत भी ऑटोमेटिक वापस हो गया। ठीक है, तो इस वजह से मुस्लिम समुदाय जो थे गांधी जी से काफी अधिक क्या हो गए, नाराज हो गए। उनका मानना था से एक बार हमसे सहयोग जरूर लेना चाहिए था, पूछना हमसे जरूर चाहिए था, क्योंकि आपका असहयोग ही नहीं था, हमारा खिलाफत भी तो साथ साथ चल रहा था। हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1924 में क्या हो जाता पूरे विश्व से, केवल भारत में खिलाफत नहीं चल रहा था, और भी जगह पे चल रहा था। ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। 1924 में इसको क्यों समाप्त कर दिया गया, सभी जगह से अपने आप खिलाफत क्यों समाप्त हो गया, 1924 में सभी जगहों से खिलाफत अपने आप समाप्त हो गया, इसका रीजन क्या था, रीजन सिंपल था। ठीक है, तुर्की में एक नेता का उदय होता है, जो कि पहले जनरल थे, मुस्तफा कलाम पाशा। जब आते हैं तो तुर्की का वेस्टर्नाइजेशन करते हैं और खिलाफत के पद को ही समाप्त कर देते हैं 1924 में। तो अब वहां पे कोई खिलाफत रहेगा ही नहीं, तुर्की डेमोक्रेटिक हो जाता है, तो खिलाफत आंदोलन कहेगा। ठीक है, तो 1924 में खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि खलीफा का पद ही मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हो सकता है पूछा जाए तो खिलाफत कब समाप्त किया गया था, तो 1924 में समाप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद आंदोलन जो था अपने आप क्या होती है, स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और मुस्तफा कलाम पाशा को आतातुर्क कहते हैं। आतातुर्क का मतलब होता है तुर्की का पिता। ठीक है, उन्होंने तुर्की का बहुत अधिक आधुनिकीकरण किया था, ध्यान में आपको रखना है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो सेवर्स की संधि को रद्द करने हेतु, ठीक है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना, तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों का न्यायोचित व्यवहार
सुनिश्चित करने तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना, ये आपका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान रखना। सेबस की संधि किसके साथ की गई थी? सेबस की अपमानजनक संधि थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ की गई थी। वर्साई की अपमानजनक संधि थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ की गई थी। ठीक है, तो सेबस और वर्साई की संधि ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और गांधी जी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे उपयुक्त अवसर समझा और गांधी जी को लगा कि ऐसा अवसर वर्षों बाद कभी आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसलिए इसमें संधि करना चाहिए। हमको असहयोग आंदोलन लॉन्च करना था, इसमें मुस्लिमों का सहयोग होना अति आवश्यक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था? तो मौलाना मजहरुल हक जो थे नहीं थे, हसरत मोहानी साहब थे, मोहम्मद अली थे, ठीक है, शौकत अली भी थे, मौलाना आजाद भी थे, सबके सब थे, ये नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो खिलाफत के मोहम्मद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद साहब, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों को असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, रॉन्ग आंसर आपको चुनना है। ठीक है, ध्यान रखिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो था, ठीक है, ध्यान रखिए, वायसराय से मिलने गया था, बिल्कुल गया था। मार्च 1920 में खिलाफत इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाने का निर्णय लिया गया खिलाफत में, बिल्कुल। 22 अगस्त 1920 को खिलाफत देश के रूप 22 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये गलत है। कब था, कब मनाया गया था? सितंबर 1920 में कांग्रेस ने सहयोग का अनुमोदन किया, ये भी सही है। ठीक है, 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त 1920 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, न कि 22 अगस्त को, इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1924 में मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया, फलस्वरूप यह आंदोलन भी समाप्त हो गया, जो बात मैंने आपको बताई थी पहले। ठीक है, मुस्तफा कलाम पाशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बहुत डेमोक्रेटिक लीडर था, तुर्की में डेमोक्रेसी लेकर आया। हागिया सोफिया मस्जिद तुर्की में, जो कि हमेशा विवाद का कारण था, तो इन्होंने, ठीक है, कभी वो क्या हुआ करता था, कभी वो क्या बोलते, चर्च हुआ करता था, फिर उसको मस्जिद बना दिया गया, काफी विवाद होता था। ठीक है, क्योंकि तुर्की जो था सो आपको धर्म युद्ध, क्रूसेड का सेंटर था। धर्म युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ था। इन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता अपनाते हुए उसको क्या बना दिया, तो उसको संग्रहालय बना दिया था मुस्तफा कलाम पाशा ने। लेकिन अभी जो वर्तमान जो तुर्की की सरकार है, बहुत कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करने वाली है, फिर से उसको मस्जिद में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का कारण, हागिया सोफिया मस्जिद तुर्की में है। ठीक है, मस्जिद है, कभी वो गिरजाघर हुआ करता था, चर्च हुआ करता था। मुस्तफा कलाम पाशा ने जब आए थे तो उन्होंने विवाद को सुलझाते उसको संग्रहालय बना दिया था, फिर अभी उसको चर्च बना दिया गया, सॉरी मस्जिद बना दिया गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो मौलाना अली, शौकत अली थे, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान में रखना है यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन हिंसक आंदोलन था, तुर्की को विखंडित कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो पहला वाला तो गलत है। ठीक है, कि खिलाफत आंदोलन हिंसक आंदोलन नहीं था, कि गांधी जी ने हिंसा से परहेज करने की बात कही थी। और तुर्की को विखंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तुर्की किस एम्पायर का हिस्सा था, बता सकते हो आप? ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, ये बहुत बड़ी एम्पायर थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको तोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, कुछ दुनिया का जो पतन हुआ था 1453 में। 1453 में कस्तुतनिया का पतन हुआ था, जो कि धर्म युद्ध का हिस्सा था। यहाँ पर उस्मानी तुर्क जो थे, मतलब मुसलमानों ने क्या किया था, ईसाइयों को पराजित करके कुस्तुतनिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जब कुस्तुतनिया पर अधिकार कर लिया तो ये साल जो है 1453 का साल बड़ा अधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कुस्तुतनिया जो था वर्षों से पुनर्जागरण का सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, अब इस्लाम जब यहाँ पे आया तो इनका कन्वर्जन कराना शुरू किया, तो सारे के सारे भाग गए यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप में चले गए, तो इटली वगैरह के क्षेत्र में जाकर बजे, तो वहां से मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण बनता है। ठीक है, पुनर्जागरण का उदय इटली से होता है। यहाँ से सारे के सारे विद्वान वगैरह थे, सबके सब भाग गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुस्तुतनिया जो एकमात्र सेंटर था जहाँ पे मतलब यूरोप के लोग आते थे, और यहाँ से व्यापार होता था ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ यहाँ से व्यापार होता था। लेकिन जब यूरोपियन जब यहाँ पे आते थे, इनका कन्वर्जन करा के इनको जबरदस्ती मतलब ईसाई से मतलब क्या किया जाता, इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता। तो सेंटर है, तो उन लोगों ने इस रास्ता को ही छोड़ दिया, और उन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, कोई वैकल्पिक रास्ता खोजेंगे, तब जाके मतलब क्या होता है, भौगोलिक खोज होता है। सारा का सारा भौगोलिक खोज होता है 1453 में। ठीक है, कुस्तुनिया का जो पतन जो होता है, इसमें उस्मानी तुर्क जो थे उनका अधिकार हो जाने के बाद ही होता है। रीजन क्या था, ये क्षेत्र जो था पूरी तरीके से मुसलमानों के अधीन आ गया, इस्लाम के अधीन आ गया। कोई भी जब यहाँ से आता था उनका जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जाता था। ठीक है,
इसी के बाद देखोगे जी तो सर। 1453 के बाद ही आप देखेंगे तो मुख्य रूप से भौगोलिक खोज प्रारंभ होती है, क्योंकि नया रास्ता ढूंढना था, क्योंकि इस रास्ता से व्यापार करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। ठीक है, तो नए नए नवीन खोज मतलब 1453 के बाद ही हुआ। ये सेंटर जो था विद्वानों का सेंटर हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे कन्वर्जन जब जरे बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुआ तो इस सबके सब यूरोप में भाग जाते हैं। यूरोप जो था रेनेसांस का सेंटर बनता है, और ये बरसों पुरानी चीजें जो थी कुस्तुतनिया एक इस्लामिक सेंटर बन के रह जाता है। ऑटोमन एम्पायर क्या होता है यहाँ पे शुरू होता है, जो कि लगभग आप देखोगे 350-400 वर्षों तक दुनिया पे रूल किया। अब बहुत ही व्यापक क्षेत्र पे रूल करता है। ठीक है, इसमें पूरा लगभग एशिया का हिस्सा आता था, अफ्रीका का हिस्सा आता था, यूरोप का हिस्सा भी आता था। ठीक है, अफ्रीका में मिस्र वगैरह पे भी ऑटोमन एम्पायर का रूल था, आधा यूरोप पे था इनका रूल, एशिया का बहुत सारे हिस्सा पे भी आप देखोगे तो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता। ठीक है, तुर्की जो था उसका सेंटर था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखोगे तो एक गलत है और आर की बात करेंगे सत्य है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे, तो निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1917 में दिल्ली में आयोजित किया गया, तो गलत है ना, क्या होगा यहाँ पे 1919 हो जाएगा। ठीक है, सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का आह्वान किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो नहीं थे लेकिन सदस्य जरूर थे। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो केवल एक दिया है, पहला तो गलत है, 1919 होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का उसका गठन किया अध्यक्ष गया। सर ठीक है, शौकत अली था, ये नहीं थे। किनका क्या है, इनका नाम ठीक है, दूसरा खिलाफते कथन वाला है। सही है। ठीक है, ठीक है, तीसरा की बात करेंगे। 1919 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करने के लिए अली बंधु शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसलिए गलत क्यों नहीं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति होगा। ठीक है, सीधे खिलाफत समिति नहीं होगा, इसका कहना है अखिल भारतीय खिलाफत समिति। ठीक है, चौथा कथन, यह कथन गलत है, महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे, जो इस मुद्दे पर एक मंच के रूप में देखा जहां सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एकजुट असहयोग की घोषणा हो रही थी। ठीक है, इसका अखिल भारतीय में होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, ये गलत है। यहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इसीलिए गलत लिया है, तो केवल दूसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने के पक्ष में थे, बिल्कुल पक्ष में थे। वो खिलाफत को मतलब क्या मानते थे बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट है राजनीतिक कार्यवाही के फलस्वरूप कांग्रेस एकजुट नहीं थी। बिल्कुल, कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो थे खिलाफत के पक्ष में नहीं थे, जिन्ना वगैरह एट टाइम कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। तिलक मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने के विरोधी थे। ठीक है, गांधी जी ने परिषदों के बहिष्कार के कार्यक्रम का कांग्रेस ने विरोध किया। ठीक है, तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाफत आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी इसको सबसे नवीन अवसर के तौर पे देखते थे, जो वर्षों में फिर से कभी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता इनकी सबसे बड़ा पहलू था, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। एनी बेसेंट ने भी विरोध किया था, विपिन चंद्र पॉल ने भी विरोध किया था। ठीक है, इन सब ने समर्थन नहीं किया था। जिन्ना, विपिन चंद्र पॉल, एनी बेसेंट ने, ठीक है, विरोध किया था। इसी के वजह से इन लोगों ने पार्टी को मतलब क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है, 5 फरवरी 1922 को वापस, सॉरी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, और 12 फरवरी, ठीक है, कब, एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया जाता है। ठीक है, एक मीटिंग बुलाई जाती है बारदोली में, बारदोली में एक होता है। ठीक है, एक प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे, इसको बारदोली बैठक है। ठीक है, ये भी पूछा है गांधी जी कहाँ पे थे दैट टाइम, तो बारदोली में थे। बारदोली में एक मीटिंग बुलाई जाती है, वहीं पे गांधी जी इसको वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बारदोली महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, बारदोली में एक बैठक बुला के वापस ली जाती है। अब ये कोई कांग्रेस का ये वो सेशन वगैरह नहीं था। मान लीजिए कांग्रेस का सेशन तो दिसंबर में होता था, लेकिन कभी भी प्रमुख निर्णय लेना होता था ना, तो बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो बीच में मतलब क्या होता था, तो बीच में भी सेशन वगैरह बुला ली जाती थी, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए होता था, किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए। उसको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक उसको बोलते थे। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? ठीक है, तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तेज बहादुर सुप्रू, और जयकर साहब ने क्या किया था, इसकी मांग की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है। तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दोनों का एक जगह और भी रोल आपको देखने को पड़ता है, तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर का। कहाँ पे रही है? तो ये दिल्ली गांधी इरविन समझौता। समझौता में, ठीक है, दिल्ली समझौता फिर गांधी इरविन समझौता कराने में इनका बड़ा रोल था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये जो नेहरू रिपोर्ट जो था ना, उस रिपोर्ट में भी मतलब कमेटी के मतलब सदस्य शामिल थे। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तेज बहादुर सुप्रू। एम आर जयकर, एम आर जयकर से एक और भी प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है बता सकते हो? काफी चर्चित क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ईस्ट बंगाल का हिस्सा जब पाकिस्तान को जब मिला, तो ईस्ट बंगाल से चुनकर आए थे आपका हमारे, क्या नाम है इनका, अम्बेडकर साहब। ठीक है, अब तो ईस्ट बंगाल तो चला गया पाकिस्तान में, अब अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में आना था, तो एम आर जयकर साहब ने अपनी सीट छोड़ दी थी, और एम आर जयकर साहब के सीट से कौन आए थे? तो अम्बेडकर जी आए थे। ठीक है, तो दोबारा बॉम्बे से चुने गए थे, और वहाँ पे एम आर जयकर साहब थे, तो एम आर जयकर साहब ने अपनी सीट छोड़ी थी, तो उसी सीट पे मतलब कौन चुनकर आया था? अम्बेडकर जी आए थे। ठीक है, बात करेंगे अध्यक्ष के अलावा कुल 7 सदस्य थे। तेज बहादुर सुप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, एम एन रैने थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, जी आर प्रधान था, शोएब कुरैशी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? आगे चल के कांग्रेस में विरोध हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की बात की थी। रीजन क्या था कि इसको डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखोगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो कौन थे वो? 101%, तिलक महोदय। ठीक है, अब तिलक महोदय के जाने के बाद, ठीक है, जब तिलक जी का जब देहांत हो गया, तो गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा था? गांधी जी ने तिलक जी के देहांत पे क्या कहा था? हमारे जीवन का सबसे मजबूत कड़ी जो था वो हमारे जीवन से चला गया। ठीक है, और हमारे जीवन से आज प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और तिलक जी के मृत्यु पे, तिलक जी के मृत्यु पे, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था हमारे जीवन से सबसे मजबूत सहारा जो था वो आज चला गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कुछ जी, इंपॉर्टेंट बातें मेरा हैं जो मैं सबसे जानता हूँ, मैं मजबूत आपको बता। बचाव चला गया। हाँ, बहुत मजबूत बचाव, वही सहारा कह लीजिए, वो चला गया। ठीक है, और चितरंजन दास जी की मृत्यु 1925 में होती है। जब 1925 में तो चितरंजन दास जी की मृत्यु होती है, तो स्वराज पार्टी जो था बहुत अधिक तक मतलब क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का सफल होने में, ठीक है, चितरंजन जी का मृत्यु बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखने को मिलती है, फिर ऐसी एकता भविष्य में कभी भी आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशेषता रही थी। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर बरामद निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही थी। ठीक है, बिल्कुल, असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। 1992 में झकझोर देने वाली चौरा चौरी घटना की इस आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय लिया गया। तो बताना कौन सा सही उत्तर है? इसका उत्तर सी है, मतलब सी में कौन सा सही है? तो दुआतिन। ठीक है, तो गांधी जी ने पूरी तरीके से वापस ले लिया था, थोड़ा भी ये जारी नहीं था, पहला वाला भी गलत है। ठीक है, 2-3 की बात करेंगे सही है। कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशेषता थी, ये गलत है। ठीक है, बाकी गांधी जी ने सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय लिया, ऐसा नहीं है, गांधी जी ने पूरी तरीके से इसको मतलब कॉल्ड ऑफ कर दिया था, मतलब क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन निम्न मुख्य कारणों पर बल देते हुए प्रारंभ किया गया: खिलाफत के प्रश्न पे, रॉलेट एक्ट पे, जलियांवाला मास्कर पे, और साथ में क्या था, स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य था। ठीक है, गांधी जी ने बोला था इस आंदोलन के द्वारा कितने वर्षों में स्वराज प्राप्त हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, कितने वर्षों में? कितने सालों वर्षों में में। स्वराज का लक्ष्य रखा गया? ठीक 2 है, साल था ना? यहाँ नहीं, 1 साल। ठीक है, एक 1 साल साल में था। स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, बिल्कुल। ठीक है, 1 ईयर। ठीक है, गांधी जी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो कि हमेशा ही रहते थे। इस आंदोलन में एक निश्चित एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया, और ये चीजें अपने विकसित भारत की अभूतपूर्व थी। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में चिन्हित किया गया, मतलब समर्थन नहीं मिला था असम, बंगाल और मद्रास में।
मद्रास और महाराष्ट्र की गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी बहुत होती थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मद्रास में जो उच्च ब्राह्मण लोग जो थे, ठीक है, ध्यान रखें, गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी यहाँ पे अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल किया गया था? तो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने क्या किया था? ठीक है, किया गया था, तो ध्यान रखें, विधान परिषदों का बहिष्कार था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में नियम और कानूनों का उल्लंघन की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हो जाएगा। किसमें होगा? सविनय। देखिए नाम से ही पता चल जाता है क्या अवज्ञा क्या होता है। अवज्ञा से क्या होता है? कानूनों का उल्लंघन करना। ठीक है, आंदोलन में था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और विधान परिषदों की बहिष्कार की बात करेंगे तो अभी किसमें शामिल था? असहयोग में शामिल था। ठीक है, असहयोग में मतलब, ठीक है, ठीक है, असहयोग का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी प्रकार का, ठीक है, साथ मत देना। ठीक है, और विधान परिषद का बहिष्कार किया तो मतलब आप जो कानून बनाओगे हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। संवैधानिक दायरे में कार्यक्रम का संचालन, ठीक है, ये सब सही है। तो ये नियम एवं कानून का उल्लंघन सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में सरकारी सेवा एवं सरकारी उपाधियों का अंत किया गया, मतलब सरकारी नौकरी लोगों को छोड़ देने के लिए कहा गया। बच्चे जो थे सरकारी स्कूल छोड़ चुके थे, विधान परिषद का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने मतलब न्यायालय जाना छोड़ दिया। ठीक है, खुद ही मतलब क्या किया, छोटे छोटे जगह पे कोर्ट बनाए गए और आपसी भाईचारे से मतलब सारे मामले को निर्णय निपटा दिए जाते थे, न कि मतलब क्या होता था कोई कोर्ट जाता था। बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए कहा गया और बच्चों के लिए खुद ही मतलब विद्यापति जैसा, सॉरी क्या बोलते हैं, बिहार विद्यापीठ, ठीक है, पंजाब, बनारस में, अब जब उत्तर प्रदेश में विद्यापीठ, तो काशी विद्यापीठ, ये सब स्थापना किया गया ताकि बच्चे का पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था जिसमें व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिकता एकता देखने? असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था जिसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों ने मतलब क्या किया था? समर्थन किया था। इससे पहले अहमदाबाद, खेरा, चंपारण, ठीक है, ये सब तो हुआ था, लेकिन वो क्षेत्रीय आंदोलन था, वो जन आंदोलन नहीं था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो पहला एक क्या था? जन आंदोलन था। इसको ध्यान में रखेंगे। रीजन क्या था? क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं, ठीक है, स्तर पर हिंदू मुस्लिम सभी ने पार्टिसिपेट किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में तो 2/3 मुसलमान थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की सहभागिता न तो अतीत में और न ही भविष्य में देखने को मिली। ठीक है, मुसलमानों का समर्थन फिर गांधी जी को भविष्य में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मुसलमान जो थे उनको लगा से, उनको चीटेड फील हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों को लगा से हम चीट किए गए हैं। क्योंकि चीट क्यों फील हुआ? क्योंकि गांधी जी असहयोग और क्या नाम उसका यार, खिलाफत को साथ में चला रहे थे, लेकिन असहयोग को जब उन्होंने वापस लिया तो खिलाफत के नेताओं से इस बात पे किसी प्रकार के, ठीक है, सुझाव नहीं लिया। ठीक है, वन साइडेड डिसीजन था, इसलिए वो नाराज हो गए। असहयोग आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसी अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। तो 1920 वाला अधिवेशन जहाँ पे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, कहाँ का अधिवेशन था ये? नागपुर। नागपुर। ठीक है, नागपुर अधिवेशन था। ठीक है, और इसके अध्यक्षता कौन थे? वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य थे। ठीक है, एक विशेष अधिवेशन में बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन, किसने किया था? दास किए थे। लाला राजपत। लाला राजपत आए थे। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक लाला राजपत राय हो जाएंगे, जहाँ पे मतलब प्रस्ताव रखा गया था वो जो था विशेष अधिवेशन लाला राजपत राय, और जहाँ का अनुमोदन कर दिया गया से नहीं अब इसको चलाना ही है, उसमें कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? ठीक है, राघवाचार्य साहब। ठीक है सर, असहयोग का जो प्रस्ताव रखा था वो सीआर दास ने रखा था ना? हाँ, सीआर दास ने रखा था, बाकी नेताओं ने उनका समर्थन किया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का गठन किया, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने समर्थन नहीं दिया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान देश के अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य बनाया गया, तो सबके सब सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन की में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखो। दिसंबर 1921 में, ठीक है, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सिया दास थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस कारण से हकीम अजमल खान ने किया? क्योंकि सिया दास को गिरफ्तार किया गया था। और सिया दास कहाँ थे?
जेल जेल में थे, ठीक है। तो गया सिया जेल दास जो में। जेल में थे, ध्यान रखेंगे, हाँ बिल्कुल गया जेल में थे, वेरी गुड, ठीक है। सिया दास को गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी वजह से मतलब इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? हकीम अजमल खान को। हकीम अजमल खान जी को याद करते हुए एक दिवस मनाते हैं, ठीक है, कौन सा दिवस है? ठीक है, नहीं बताएंगे? यूनानी दिवस, कौन सा दिवस है? यूनानी यूनानी दिवस, दिवस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे फैक्ट वगैरह है ना, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें कभी कभी ना इसको कर देता है, बताए हकीम अजमल खान के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, तो ऐसे प्रश्न में आ सकते हैं, ठीक है, तो कभी कभी इसको रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, तो हो ही गया, ठीक है। अब देखेंगे हंटर कमेटी कब बनी थी? हंटर कमेटी असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा 1918 में हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 17 में हो जाएगा, चंपारण हंटर कमेटी 1917, 1919 में हंटर होगा, ठीक कमेटी है, 1919। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हंटर कमेटी 1919 में था, असहयोग 1920 में था, अहमदाबाद 1918 में था, ठीक है, और चंपारण 1917 में था। चंपारण में भारत में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, और सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने यहाँ पे सवनीय अवज्ञा आंदोलन का भी क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। साथ में कौन सा सिद्धांत दिया था गांधी जी ने? कौन सा सिद्धांत दिया था? ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टशिप, ठीक है, हाँ, ट्रस्टशिप का सिद्धांत जो था गांधी जी में मतलब यहाँ पे दिया था। ट्रस्टी को मतलब मजदूर वर्गों का हित धारक बताया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। सितंबर 1920 में कलकत्ता में असहयोग कार्यक्रम पर विचार करते हुए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, ठीक है, बिल्कुल। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन कौन था? सितंबर में जो था, इसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अध्यक्षता की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू ने किया था, किसने किया था? विशेष अधिवेशन किसने किया था? तिलक ने। तिलक ने किया था, ठीक है, ध्यान में। तिलक ने नहीं, लाला लाजपत राय, ठीक है। तिलक ने तो लाला इसका, लाजपत राय। बिल्कुल, तिलक भी तो काफी उस समय बीमार चल रहा था, ठीक है। इस अधिवेशन में श्री पहली बार तिलक भारत ने में उन्नीस सौ तो डेथ कर गए। तिलक ने मतलब वो कभी डेथ हो गया था, सॉरी। अध्यक्षता नहीं किया तिलक था। ने कभी उन्नीस सौ किया दस भी में नहीं मर था, गए। तिलक ने कभी, तिलक महोदय ने कभी नहीं किया, मतलब कहते हैं ऐसे ना, ऐसे मतलब वो एक प्रश्न देखा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा प्रश्न, मतलब वो अभागा, ठीक है, अभागा लिखा हुआ था एक्चुअली में, ठीक है, असहयोग मतलब उस आंदोलन नेता अध्यक्ष का रह नाम चुके थे। बताइए। हाँ, जो कि मतलब कभी भी कांग्रेस में इतना योगदान देने के बाद भी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो कौन थे? तिलक जी नहीं बने थे, ठीक बालगंगा है। तिलक। तिलक। जैसे तैसे को बनाया, ऐसे वैसे को बनाया, लेकिन तिलक जो थे उतने बड़े नेता होने के बावजूद भी, ठीक है, कभी नहीं बन पाए। इनके दो बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। एक तिलक नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन था क्या नाम था उसका, वो क्या नाम था, दो प्रमुख नेता थे जिनका 1915 में मृत्यु हो गया था, ठीक है। वो बहुत कटते थे तिलक से, ठीक है। शाह मेहता और गोखले। हाँ, एक गोखले थे, एक और भी थे, क्या नाम था इनका, एक महाराज से फिरोज आते शाह थे। मेहता। हाँ, फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, दोनों को दोनों 1915 में दोनों को दोनों निकल जाते हैं, हालांकि उसके बाद तिलक कभी बनते ही नहीं, ठीक है। असहयोग, गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव का एनी बेसेंट ने क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। विरोध किया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, बिल्कुल की गई। नागपुर अधिवेशन, ना कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार के सक्रिय विरोध करने के बात को स्वीकार किया गया, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला ठीक लाजपत है, राय। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे, जैसे शुरू में मतलब क्या था, देखेंगे, अब यहाँ पे देखोगे, देखो ये दिसंबर में हुआ था ना, और सितंबर वाला में जहाँ पे लाला लाजपत राय साहब ने, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय नहीं, सॉरी, हाँ, लाला लाजपत राय कलकत्ता वाला अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहाँ पे असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? चित्तरंजन दास ने विरोध किया था, ठीक है। लेकिन वो सडन क्या होता है, उसका माइंड चेंज होता है, और ये आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, 1920 वाला में जब आओगे, जहाँ पे नागपुर वाला में आओगे, तो चित्तरंजन दास ने इसका समर्थन ही नहीं किया, ठीक है, बदले इसका प्रस्ताव को भी रखा, ठीक है, मतलब समर्थन तो किया ही, और साथ में इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव को भी रखा, ठीक है। तो चित्तरंजन दास को पूरी तरीके से समर्थन मिल गया था। तो पहले वाला जो था, जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, तो वहां पे मतलब क्या रखा गया था? लाला लाजपत राय ने भी, चित्तरंजन दास, दोनों ने मतलब क्या किया था? विरोध किया था। और बाद में जब होता है नागपुर वाला में, तो दोनों समर्थन भी देते हैं, और चित्तरंजन दास तो समर्थन ही नहीं देते, साथ में मतलब क्या करते हैं? असहयोग के प्रस्ताव को भी पेश करते हैं।
तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो तरह के प्रश्न बने, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे कलकत्ता वाला में तो चितन दास ने क्या किया था, विरोध किया था, और नागपुर वाला में चितन दास जी ने क्या किया, समर्थन किया। तो अशोक के प्रस्ताव का समर्थन चितन दास ने किया कि विरोध किया, तो दोनों किया, डिपेंड करता है किस प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और नागपुर वाला की बात करेंगे तो इसने समर्थन ही नहीं दिया था इन्होंने, साथ में प्रस्ताव भी इन्होंने पेश किया था, ठीक है। तो ये बात पुख्ती हो जाती है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसे सर आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है। कनेक्शन चला गया होगा। हेलो हेलो, आ रही है थोड़ा थोड़ा, आ रही है आवाज। हाँ वो वाईफाई का नेटवर्क चली गई थी, रुकिए मोबाइल के साथ, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। मुझे ना इंटरप्शन पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाता है। रिदम टूट जाता अभी इतिहास में बहुत रिडम में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको समझिएगा, ठीक है। तो अब दिख रहा है ना स्क्रीन? जी है। दिख जी रहा है। देख रहा है। हाँ, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने, ठीक है, कैसर हिंद की पुरस्कार को लौटा दिया। गांधी जी के अलावा एक और भी व्यक्ति को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, जिन्होंने लौटा दिया था, नाम बताओ। कैसर हिंद ही था वो भी। सर राय बहादुर की रविन्द्रनाथ उपाधि टैगोर। जवाहरलाल नेहरू। नहीं नहीं, कैसर हिंद की उपाधि उन लोगों को नहीं मिला था। कैसर हिंद की उपाधि की रविन्द्रनाथ नहीं मिली, टैगोर। प्रॉपर उन्होंने सर की उपाधि लौटाई थी। और कोई व्यक्ति? नाइटहुड भी वापस लौटाया था ना, नाइटहुड और सर हाँ, तो दोनों की वही नाइट उपाधि और सर दोनों की वापस उपाधि चल दी। लौटाई थी, ठीक है। वो महिला है, आप चलिए बताइए। वो प्रांतीय जो संविधान सभा में बिहार से सुनी गई थी, आप बताइए। देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आप बताइए, ठीक है, कौन होंगी? सरोजनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू ने भी कैसर हिंद सरोजिनी की नायडू, उपाधि उठाई, सरोजिनी ठीक है। ये नायडू। बहुत जगह पे नहीं है लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ, पूछा जा सकता है प्रश्न। सरोजिनी नायडू ने भी कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, ठीक है। चलो चेक कर लीजिएगा, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि स्पेक्ट्रम वगैरह में आई थिंक है, ठीक है, लेकिन सब किताब में नहीं, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने भी सर की उपाधि लौटाई थी, सॉरी, कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। महात्मा गांधी ने, ठीक है, और भी कुछ पदक लौटाया था, जिसको बोलते थे जूलू पदक, ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बोअर पदक, बोअर युद्ध हुआ था, ये कहाँ पे, उसमें इन्होंने बहुत हेल्प किया था, ठीक है। तो कैसर हिंद, जुलू पदक और बोअर युद्ध पदक जो था, किसने लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गठन असहयोग आंदोलन के समय नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य थे। तो असत्य कथन पूछ रहा है ना, और भी एक है यार, गलत को नहीं पूछा, तो सही लग रहा है। सी, अच्छा ये दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, क्योंकि तिलक जी का निधन हो गया तो इसलिए उनके नाम से ही, एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ एंग्लो, ठीक है, जो कॉलेज जो था ओरिएंटल कॉलेज, वो 1875 में था, लेकिन इसी दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना उसी का नाम बदल कर किया गया था। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति हेतु 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए थे। मैंने पूछा बिहार से कितना जमा किया गया था, चेक करके बताइए तिलक कोष में, ठीक है। 1 करोड़ से अधिक पैसा तो इसमें जमा हुआ था चलाने के लिए। बिहार से कितना था वो बताइए, ठीक है। सर असहयोग आंदोलन 7.5 में लाख दे रहा है। मात्र 7.5 लाख, जी, सही से क्वेश्चन चेक कर के लीजिए, ठीक फॉर्म है। में कौन से साइट का है? सर भेज देते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं कह रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान 2 तत्कालीन कारण कौन थे? तो खिलाफत का मुद्दा और पंजाब की गलती है, दोनों तत्कालीन कारण थे, ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी ने किसके अगली कड़ी के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की योजना बनाई? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला हत्याकांड था,
ठीक है, खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, इन सारों पे मतलब ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक साथ मतलब क्या किया, सरकार को असहयोग करने का, ठीक है, योजना बनाई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। एनी बेसेंट उस अधिवेशन के अध्यक्ष थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। एनी बेसेंट उस सेकंड अधिवेशन के गलत है। अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय। हाँ, सेकंड गलत है। ठीक है, ध्यान में, सेकंड गलत, लाला लाजपत राय हो जाएगा स्वराज वाला। ठीक है, ठीक है, 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। एनी बेसेंट ने तो विरोध किया था, घोषणा नहीं की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं आगे, चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या देखिए, दूसरा कथन गलत है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। तीसरा कथन सही है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था, वो भी 1 वर्ष के भीतर। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे 44 नंबर प्रश्न। क्या है 44 नंबर प्रश्न? असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। क्रांतिकारी आतंकवादी एनसीएम के, ठीक है, कांग्रेसी कार्यक्रम के विरोधी थे। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्रांतिकारी आतंकवादी, ठीक है, एनसीएम, एनसीएम क्या होता है भाई? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, मतलब असहयोग, एनसीएम क्या होगा? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अच्छा, असहयोग आंदोलन को लिख दिया। ठीक है, कांग्रेस के असहयोग विरोधी थे, आंदोलन। तो बिल्कुल ये ठीक है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए ये सही है, मतलब ये 1 2 सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, तो असहयोग कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया गया। कांग्रेस पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जो अब संवैधानिक साधनों के बजाय स्वशासन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण अभ्यास तरीकों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया। इस प्रकार खुद को एक स्वाभिनतर जन समूह के प्रति प्रतिबद्ध कर लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए जब कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना की गई। ठीक है, इसको बोलते हैं CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां गठन की, युवा समितियों का गठन किया गया। और प्रवेश शुल्क घटाकर कितने कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ है। ठीक है, प्रवेश शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? 4 आना। कितना कर दिया गया? 4 आना कर दिया। तो कांग्रेस में प्रवेश होने के लिए, ठीक है, कितना पैसा आपको देना है? मात्र 4 आना देना है। ठीक है, 25 अभी भी 25 पैसे देना है। कांग्रेस की घोषणा की यदि असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया हो तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई सिंहों, विशेष करके बंगाल के समूह ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा किया था, न कि विरोध किया था। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र बाबू स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी स्वराज पार्टी से संबंधित कौन है? ध्यान में रखेंगे। मोतीलाल नेहरू थे, CR दत्त थे, केलकर साहब थे। और स्वराज पार्टी के विरोधी में बात करेंगे तो सबसे बड़े विरोधी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, स्वराज्यों के बातों से समर्थन नहीं रखते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जो थे, ठीक है, जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने इनका समर्थन किया था। ठीक है, 1923 में जो चुनाव में स्वराज्यों के केंद्रीय विधानसभा में 101 सीटों में से 42 सीट जीत ली थी। बड़ा उनका मतलब, ठीक है, वो क्या बोलते थे, उनका उपलब्धि था। और स्वराजी का सबसे बड़ा उपलब्धि था 1925 में। आप देखोगे तो एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देता है। ठीक है, मतलब स्पीकर बना देता है केंद्रीय विधानसभा। व्यक्ति का नाम बताइए, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? सर एक बार 1925 क्वेश्चन फिर से में, रिपीट कर दीजिए। 1925 में स्वराज्यों के द्वारा एक व्यक्ति को केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर बनाया गया, तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई। हाँ, विट्ठल भाई पटेल है। ठीक है, 101 में से कितने सीट जीत लिया? ठीक है, 42 सीट जीत लिया। ठीक है, कांग्रेस के बाहर कोई नहीं बनी थी, कांग्रेस के अंदर ही संस्था थी। क्या गांधी जी ने इसका विरोध किया था, या फिर गांधी जी ने समर्थन दिया था, फिर गांधी जी न्यूट्रल रहे थे? ठीक है, क्या था? न्यूट्रल रहे। गांधी जी न्यूट्रल थे। उनका कहना था भाई स्वराज जी का जो मांग है, जो उनके कहने अनुसार उनकी सोच सही, भले ही हमारी सोच से उनकी सोच मेल नहीं खाती, लेकिन वो क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये कांग्रेस के बाहर कोई संस्था नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो लिखा स्वराज्यों की प्रमुख उपलब्धि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या फिर स्पीकर बनाना था। परिवर्तन विरोधी विचारधारा के समर्थक में ठीक कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए, एक होता था परिवर्तनवादी, जो चेंजिंग चाहते थे। क्या चाहते थे? परिवर्तनवादी। ठीक है, एक जो बना परिवर्तन विरोधी, या फिर बोल सकते पुरातनवादी। तो पुरातनवादी में कांग्रेस के मुख्यतः ऐसे नेता थे जो कि मतलब नेशनलिस्ट थे। ठीक है, उनका मानना था भाई साहब हम क्यों
चुनाव में पार्टिसिपेट करें। हमारे पास कांग्रेस, हम इसी आधार को, इसी बेस को बना के क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, अभी तक मूर्ख लोग को ये तक नहीं पता चला है परफेक्शन आईएएस का ये पीडीएफ जो है केवल हिंदी में लॉन्च किया गया। रोज के रोज ये लोग इंग्लिश में डिमांड करते हैं, क्या ही बात किया जाए। ठीक है, रोज मैसेज करेंगे से इंग्लिश में इसका पीडीएफ सेंड करिए, कह के थक गया से केवल हिंदी वालों के लिए है, फिर भी उनका इंग्लिश में चाहिए। और एक जो थे मतलब परिवर्तनवादी थे, जो चाहते थे कि भाई साहब नहीं, केंद्रीय विधानसभा में ठीक है पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसमें जो प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, विठल भाई पटेल थे। अब बिहार से भी एक नेता थे। ठीक है, बिहार से स्वराज पार्टी का नींव को कौन संभाले हुए थे, क्या बताएंगे? बिहार से श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये भी स्वराजी थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे विरोधी की बात करेंगे तो विरोधी में कौन थे? राजेंद्र बाबू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सिराज गोपाल चारी थे, ये प्रमुख नेता थे। और समर्थक में सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खान थे। तब यहाँ पे ये नहीं कह सकते पार्टी जो था दो खेमे में बट गया, ऐसा नहीं था। इसलिए कांग्रेस टूटी नहीं थी, कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। या फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता तो वो भी कांग्रेस से बाहर नहीं होता, कांग्रेस के अंदर में। मतलब कांग्रेस के अंदर में भी कई प्रकार के गुट काम करते थे, पता है। एक साम्यवादी विचारधारा का भी कुछ समय के लिए गुट बन गया था, जिसका नेतृत्व नेहरू और मतलब क्या नाम थे, सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। ठीक है, स्वराज दल अनुशीलन समिति और युगांतर समूह भी कांग्रेस के अंदर कार्य कर रहे थे। 24 आइटम सत्याग्रह आगमन है, और बरसात आंदोलन की बात करेंगे 23-24 में। ठीक है, तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में, बरसात आंदोलन 23-24 में, बारहम सत्याग्रह 25 में, श्यामा मिशन के आगमन 28 में। ठीक है, परिवर्तन को द्वारा किए गए कार्य कौन थे? तो परिवर्तन विरोधी कौन थे? ठीक है, गांधी जी के कार्यों में इनका विश्वास था। ठीक है, तो खादी आश्रम के कार्य करते, हिंदू मुस्लिम विधानसभा विधान परिषद में चुनावों में भागीदारी तो स्वराज्यों ने लिया था, जो कि परिवर्तन विरोधी थे, परिवर्तनवादी थे। सरकारी शिक्षण संस्थान तो स्वराज्यों ने लिया, जो कि थे। इस समय एक होगा, मतलब 2 की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों के उदय से बात हम बोल रहे थे, इसमें को पहले ही बता दिया कि कांग्रेस पे ये लोग जो थे ना, ये क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, और क्या नाम चंद्र बोस, ये रसिया गए थे। ठीक है, कहीं भी आप घूमने चलते तो वहाँ का असर आप आ जाता है। ठीक है, वो मतलब 15 दिन राजस्थान में रह जाए, थोड़ा जब ये घूमने गए तो थोड़ा साम्यवादी बुखार जो था हट गया था। हालांकि जल्दी कंट्रोल कर जाते हैं, हालांकि बाद में जाके जवाहरलाल नेहरू तो रहा ही, 5 ईयर प्लान वगैरह जो साम्यवादी विचारधारा से समर्थन है, लेकिन उसमें साम्यवादी कम, गांधी। ठीक है, तो भारत का भारत का समाज की बात करेंगे तो भारत के साम्यवादी विचारधारा 2% है, तो गांधीवादी 98%। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में समाज में साम्यवादी विचारधारा के उदय से भारतीय कौन सा समूह समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हालांकि चंद्र बोस पे साम्यवादी विचारधारा का असर बाद में समाप्त होगा, इस बात से समर्थन किया जाता है। इनको रसिया इंडिया जाने की इच्छा थी, अपने में रसिया रेजिडेंट था, उनसे बात हुई, डायरेक्ट उनसे बात नहीं होती है, उनके किसी से बात होती है, बोलते देखो भारत को आजादी तो दिला देंगे, लेकिन आजादी तो दिलाओगे तो निजम का पार करना पड़ेगा, मतलब वहां पर सरकार बनेगी साम्यवादी दल की। सुभाष चंद्र बोस सीधे नकार देते तो भारत कभी भी प्रसाद नहीं होगा, सरकार वहाँ की जनता के द्वारा चुनी जाएगी, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो रसिया को अपने यहाँ लेने से इनकार करता था, फिर वो जर्मनी चले जाते। ठीक है, तो सुभाष चंद्र की साम्यवादी विचारधारा यंगेस्ट है, क्रांतिकारी तो दिमाग होती है, हालांकि क्रांति भारत का क्रांतिकारी विचारधारा। जवाहरलाल नेहरू पे बात था, क्योंकि थोड़ा साम्यवादी व्यवस्था का प्लान जो था 5 ईयर थोड़ा सा देखा जा सकता है, हालांकि वो समाजवादी में गांधीवाद कर रहा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारों और राजनीतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट है, थोड़ा सा इनका झुकाव
राष्ट्रवाद शादियों की तरफ चला गया और रूसी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी 1917 में। लेनिन का उदय हुआ और लेनिन ने बंधन कहा जाता है बेटे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे भारतीय साम्यवादी की स्थापना की बात कब हुआ था? 1920 में कि 25 में, ठीक है। 1920। ये विधानसभा बम विस्फोट 1929 में, 1928 में हुई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे 1920 में हुई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है आत्मसम्मान आंदोलन जिसको उनका नाम क्या था? थोड़ा पेरियार। बहुत कट रहा। पूरा नाम क्या था? ईवी पेरियार के नाम से रामास्वामी। तो जाते थे, ठीक है। ईवी रामास्वामी। ठीक है, पेरियार के नाम से जाने से क्या नाम क्या था उनका? ईवी राम। क्या नाम था यार, बताऊं, ठीक है। चलिए, भारतीय समाजवादी पार्टी के गठन की बात करें 1920 हुई थी। एम.एन. और अंबानी मुखर्जी तथा ताल में रहने वाले कुछ उच्च प्रवासी भारतीयों ने, ठीक है, कमिटर्स की स्थापना की थी। रूस के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन में भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। एम.एन. रॉय को लेनिन ने बुलाया था। जब भारत में आते थे कानपुर में 1925 में स्थापना होती है, तो 1925 में ऑलरेडी चुकी थी, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह बख्तेश्वर जी ने कहा। संडस की हत्या के बाद भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु ने लाला का मौत का बदला लिया 17 दिसंबर 1928 का, ठीक है। सेटलमेंट की बात 1920 का। रामीस्वामी नायकर, क्या नाम है, राहुल राव, उसको पेरियार के सर जानते ईवी थे। रामास्वामी ब्राह्मण नायकर। विरोधी आंदोलन था, ठीक है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रखेंगे। समाज पार्टी के संबंध में निम्न तथ्यों पे विचार करना है, ठीक है। नवंबर 1930 में संपन्न हुए चुनावों में स्वराज को उल्लेखनीय सफलता मिली। ये विधानसभा में, ठीक है, 101 में से, ठीक है, 42 सीट पे सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। इस सफलता के फलस्वरूप स्वराज पार्टी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिट्टा पटेल को अध्यक्ष पद से निर्वाचित करवाने में सफल है। उत्तर प्रदेश में बंबई में बहुमत प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रांत और बंगाल में प्रधानता प्राप्त हुई। बताना कौन सा कथन दिया है? तो एक दो स्टेटमेंट की बात करेंगे, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, तो ध्यान रखें। 1927 चुनाव में स्वराज दल को मध्य में पुनः प्राप्त हुआ था, मध्य प्रांत में, जबकि बंगाल और बंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। ध्यान रखना है, 1923 चुनाव होता है, ध्यान रखना। 1900 में जब चुनाव होता तो वहां पे क्या था, मध्य प्रांत बम्बई में प्राप्त होती है। अब बंबई में उत्तर प्रदेश, बम्बई में मतलब क्या होती है, इसकी बड़ी पार्टी बनकर क्या होती है, उभरती है। आवाज नहीं क्या? हेलो सर बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। हेलो सर आवाज बहुत ज्यादा कट हेलो, रही है। हेलो, जी सर आवाज। जी अब आ रही कहाँ है। से, कितना देर से नहीं जा रही थी? 7 मिनट लगभग। 6-7 मिनट से आवाज नहीं जा रही थी। सर रुक रुक के आवाज आ रही थी लेकिन रुक रुक के आ रही थी। वही पेरियार वाला जब आपने बोला था तभी से। अच्छा, मुझे लगा आप लोग का नेटवर्क में दिक्कत है, ठीक है। तो पेरियार के बारे में तो हम लोग ने बता दिया था ना। पेरियार की बात करेंगे तो, ठीक है, सेल्फ डिफेंस मूवमेंट से जाने जाते हैं। रामास्वामी नायकर नाम था ना उनका, मूल नाम क्या नाम था? जी सर ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर नाम था, नहीं। और यहाँ पर स्वराज पार्टी के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करना है। तो 1923 में जो चुनाव होती है 42 सीटें मिलती है 101 में से। विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बना पाते हैं। उत्तर प्रदेश बंबई में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत मिली थी। उत्तर प्रदेश बंबई बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, ठीक है। तो 3 नंबर गलत है। 1 और 2 की बात करेंगे तो 1 और 2 जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्वराज्यों की उपलब्धि में शामिल नहीं किया जा सकता? विठल भाई को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया तो था। सार्वजनिक सुरक्षा विधायक पे मतलब सरकार की पराजय होती है, बिल्कुल। राजनीतिक निर्वात की भरपाई होती है। व्यवधानी राजनीति को पूर्ण सफलता, तो ये आपका गलत है। ध्यान रखिए, बाकी सारे के सारे ऊपर के कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है।
स्वराज पार्टी के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे: क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, स्वराज के मुख्य उद्देश्यों में शामिल स्वराजवादियों के मुख्य रणनीति विधानमंडलों के चुनाव लड़ने एवं विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की मतलब क्या करना, आलोचना करना था। ठीक है। 1924-1926 के मध्य स्वराज दल के बजट को अस्वीकृत करके सरकारी अधिनियम का विरोध किया गया। 1924 में ली कमीशन की स्थापना सरकारी नौकरियों में जातीय उष्णता को बनाए रखने के लिए की गई थी। मूडीमैन समिति की स्थापना द्वैध शासन संबंधी विवादों के लिए चुनी गई। तो मूडीमैन तो ठीक है। 1924 से 1926 तक, ठीक है, स्वराज दल के बजट को अस्वीकृत करके सरकारी अधिनियम का विरोध किया गया, ये भी ठीक लग रहा है। ली कमीशन जो थी सरकारी नौकरियों में जातीय उच्चता को बनाए। ली कमीशन तो इसके लिए थी ना, सिविल सर्विस के लिए ना, सिविल सेवा के लिए। इसका की बात है 1, 2, 3 सारे के सारे सही लिया है। ठीक है, देखता हूँ सोल्यूशन क्या है। इस कारण 1926 के चुनाव में पार्टी ने आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। ठीक है, पार्टी का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन इसको देना चाहिए उसके अच्छा से बात ही नहीं किया। ठीक है, बकवास करने के लिए 75 बकवास किया, मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। 1924 में ली कमीशन की स्थापना सरकारी नौकरी पे जाति उच्चता को बनाए रखने के लिए की गई थी। ली कमीशन 1924 में था, 1926 में ही बनी थी ना ली कमीशन। 24 की 26 है ना ली कमीशन, जो कि मतलब सिविल सर्विस के लिए था। नहीं, 24 में ही थी, या 26 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यही था ना, लोक हाँ सेवा आयोग सर। का गठन 1926 में। ठीक है, देखना पड़ेगा ली कमीशन को क्या ले लिया। ठीक है, हालांकि सिविल सर्विस के लिए ली कमीशन था। मैं चाहता हूं कि आप परिषदों में प्रवेश करें, बहुमत हासिल करें और राष्ट्रीय मांग को सामने रखें। यदि उसे स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अच्छे या बुरे और उदासीन हर तरफ से सरकार का विरोध करना चाहता हूँ। परिषदों के काम को असंभव बना देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से किसने ये शब्द गढ़े? ठीक है, सियादास। मतलब इनका योगदान था, परिषद में प्रवेश करेंगे, सरकार सुधार करे। हमारे प्रस्ताव को देखते हुए अगर इस पे अगर काम नहीं करेगी तो उनका विरोध करूंगा, परिषद के किसी भी कार्य को नहीं होने दूंगा। ठीक है, मतलब एक प्रमुख विपक्ष के तौर पर मतलब जाना जाते सियादास जी का स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरुद्ध के प्रदर्शन में। ठीक है, जिस समय साइमन कमीशन जब पंजाब में जब पहुंची थी ना, तो उस समय लाला लाजपत राय दिल्ली में थे। ठीक है, लेकिन जब इसको पता चला इनके गृह राज्य में, ठीक है, साइमन कमीशन का प्रवेश हुआ, दिल्ली से तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन स्कॉट मॉरिसन जो था रोक रहा था सबको। एक भीड़ आई जिसमें लाला लाजपत उनका नेतृत्व कर रहे थे, खुद ही लीडर की भूमिका में सबसे आगे थे। और स्कॉट मॉरिसन के कहने पे, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा इन पे, मतलब नए नए पुलिस वाले थे, 19 साल 20 साल के लड़के थे, उनके द्वारा इन पे हमला किया गया, जिनकी वजह से इनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद इनका बदला लिया जाता है। अब 3 फरवरी 1928 को बात करेंगे तो साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था सबसे पहले। बंबई में इनका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। ठीक है, 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दिया। इसी के रिपोर्ट के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो था, इसी के रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। ठीक है, साइमन कमीशन द्वारा की गई प्रमुख संतुष्टियों पर विचार करें। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन हो, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। बताना कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या था, सी में क्या था, सी में जो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, 3। ठीक है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और प्रांतों में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। ठीक है, इसको 2, 3 गलत लिया, इसका देखता हूँ जरा सोल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, साइमन कमीशन ने जो संतुष्टियां प्रस्तुत की उसे 1930 में प्रकाशित किया गया। प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में, ठीक है, उत्तरदायी सरकार। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार केंद्र में नहीं था, प्रांतों में था, इसको आपको ध्यान में रखना। साइमन कमीशन के विरुद्ध, ठीक है, भारतीय जनाक्रोश का प्रमुख कारण क्या था, तो किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य नहीं चुना गया था। किसके कहने पे कमीशन का सदस्य किसी भी भारतीय को नहीं चुना गया, तो क्या बताएंगे, किसके कहने पे? ठीक है, इरविन के कहने पे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किस पार्टी द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया गया, तो जस्टिस पार्टी। ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी थी। ठीक है, हिंदुओं के विरोध में बनी थी, मुख्यतः ब्राह्मणों के विरोध में, हिंदू नहीं कह सकता। तो इन्होंने भाई किया कि इन्होंने, ठीक है, बहिष्कार की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो जब मजदूर पार्टी, लिबरेशन फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम यूनियन कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई थी। जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, किसकी पार्टी थी? यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता का नाम क्या था यार? इसका नेता का नाम था फजलुल हक।
और बंगाल में था, कृषक प्रजा पार्टी का नेता है वो फजलुल हक। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता का था, एक तो करतार सिंह सराबा थे, वो भी सरकार में थे, एक और भी थे मुस्लिम का नेता, इन्हीं को गूगल की जगह मिल जाएगा, भूल रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिस्ट पार्टी उसी के द्वारा गठन किया गया था। तो यूनिस्ट पार्टी तथा मद्रास की जस्टिस पार्टी मुस्लिम लीग की सफी गुट ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने तो इसका विरोध किया था, लेकिन सफी गुट ने मतलब क्या कहता है, इसका समर्थन किया था, ठीक है। सर सफी गुट के सा- नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था ना। हाँ, मुस्लिम लीग ने सफी गुट के कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया था, मतलब इसको समर्थन दिया था। और यूनिस्ट पार्टी का फाउंडर का नाम पता चला, क्या नाम था उसका यार, बहुत अच्छा नाम है, बता दे रहा हूँ। हाँ, सर सिकंदर हयात खान थे, ठीक है, सर सिकंदर हयात खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनिस्ट पार्टी के सर सिकंदर हयात खान थे, और यहाँ पे एक और छोटू राम भी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर सिकंदर हयात खान, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इस आयोग में 5 सदस्य एवं 2 सदस्य भारतीय तो कोई था ही नहीं, 7 के 7 सदस्य थे, और सबके सबकी बात करेंगे कौन कौन थे, तो ब्रिटिश थे। 1928 में पहली बार भारत पहुंचा 3 नवंबर को, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को सर काइमस साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य आयोग की स्थापना की गई थी, सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 में व्यवस्था की गई थी 10 वर्षों के उपरांत ऐसा आयोग नियुक्त किया जाए जो कि इस अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारे सही है। बाकी गलत कौन थे, तो गलत आपके वही थे, ठीक है, क्योंकि 2 भारतीय सदस्य तो भाई इसमें था नहीं, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसकी अध्यक्षता अंसारी ने किया था, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है, सही है, ध्यान में रखना है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय इलाहाबाद में जीबी पंत तथा जवाहरलाल नेहरू को बुरी तरह से पीटा गया था, ठीक है, लाठियों से पीटा गया। इलाहाबाद में नहीं थे ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीबी पंत और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में नहीं थे, कहाँ पे थे ये, लखनऊ में, लखनऊ में थे, हाँ ठीक है, लखनऊ में थे, ठीक है, कहाँ पे थे, लखनऊ में थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कहाँ पे थे, जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, जो कि बाद में यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो भी थे, और जवाहरलाल नेहरू को इनको बुरी तरीके से पीटा गया था लखनऊ में, ठीक है। दक्षिण में जस्टिस पार्टी और पंजाब में यूनियन पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का सफी दल ने भी इसका समर्थन किया था। शामिल कमीशन के विरुद्ध लाहौर में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से घायल हो जाने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई, तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाठीचार्ज करने का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को दिसंबर 1928 में गोलियों से भून दिया। साइमन कमीशन पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, सॉरी, मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में बहिष्कार किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन में स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करते हुए प्रस्ताव को क्या किया, पारित किया, तो नहीं, यहाँ पे नहीं था, ये आपका कब होगा, तो 1900 ये नेहरू रिपोर्ट के बाद मतलब स्वशासन की बात मतलब होना शुरू होती है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की बात नेहरू रिपोर्ट के बाद होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन की बात करें केवल वो सही है, बाकी सारे के सारे मतलब क्या है, गलत, ठीक है। एम ए अंसारी कौन है जानते हैं, आतिक अंसारी जो हाल फिलहाल में जो मारा गया है उसी के रिलेटिव है, हामिद अंसारी के चाचा थे ये, ठीक है, हामिद अंसारी के चीचा है, आतिक अंसारी जो मारा गया उनके रिलेटिव है, तो समझ रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे, इतने बड़े नेता रहे, बड़े नेता थे, और फैमिली में कैसा निकल जाता है। पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स ऑफ पीजेंट पार्टी जैसे संगठन निम्नलिखित में किस आंदोलन के खिलाफ उभरे थे, तो साइमन कमीशन, ये सबके सब पंजाब में था, ठीक है। पंजाब नौजवान भारत सभा की बात करेंगे, इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो नारा जो था साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, यूसुफ नायर अली। ठीक है, ये नारा कहाँ पे लगाया गया था, सबसे पहले बॉम्बे में ये नारा को लगाया गया था, जब यहाँ पे जैसे साइमन उतरता है ना, तो सबसे पहले बॉम्बे पे साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, ठीक है। हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटक में थे, ठीक है। पंजाब नौजवान सभा, श्रमिक और किसान पार्टी, ध्यान रखेंगे, इस सब ने क्या किया था, उसी समय उभरी थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की थी, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा, प्रांतों में द्वैत शासन के था ना, ये सही होना चाहिए, ठीक है, क्या था, गलत, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में बोला था, समाप्त कर देना चाहिए, केंद्र में सही है, केंद्र के बारे में अनुशंसित
पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। इसने सिफारिश की बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। सिंध को भी अलग करने की बात कही थी। सिंध को किससे अलग करेंगे? सिंध किससे? कलकत्ता से, बम्बे से, या फिर पंजाब से? किससे अलग होगा सिंध? बॉम्बे से अलग होगा सिंध 1937 में, ठीक है। बर्मा भारत से अलग होगा 1937 में, ठीक है। दोनों को दोनों प्रस्ताव तो इसी ने दिए थे, ठीक है। इसी को प्रस्ताव को देखते हो 1935 का आगे का आपका अधिनियम भी आता, एक्ट भी आता, और गोलमेज सम्मेलन भी था। गोलमेज सम्मेलन किस पे बात होती है? तो ये आपका क्या नाम है इसका, सेवन कमीशन ने जो बातें कही थी उसी पे तो गोलमेज सम्मेलन, उसी पे तो विचार करने के लिए बुलाया जाता है। और गोलमेज सम्मेलन का जो सार जो निकलता है उसको 1935 का एक्ट के रूप में आप देख सकते हो। तो बर्मा 1937 में, और सिंध भी मतलब बॉम्बे से अलग होता 1937 में। इसने भारतीय सेना का भारतीयकरण करने की सिफारिश की, ठीक है। बोला भारतीय सेना ठीक है, उसका भारतीयकरण करो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। बाकी प्रांतों में द्वैध शासन को इसने बोला था समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो द्वैध शासन को उत्तरदायी समाप्त शासन की करने बात का, की थी। हाँ, प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिससे स्वायत्तता दी जानी थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इसने यह भी सिफारिश की थी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। इसने सकबान के विचार को स्वीकार किया लेकिन निकट भविष्य में नहीं, ठीक है। इसने सुझाव दिया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए थी, ठीक है। इसने सिफारिश हो गई कि सिंध को बंबई और बर्मा को भारत से अलग करना चाहिए, अभी जैसे मैंने बताया। इसने यह भी सुझाव दिया कि ब्रिटिश सेना के बजाय, ठीक है, भारतीय सेना का मतलब क्या करना चाहिए? भारतीयकरण करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपका डे 7 था ना, डे 7 जो था समाप्त हो गया। कल की क्लास में लोग मिलते हैं डे 8, ठीक है। डे 8 के लिए कल के क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है।